Hello students, today we are going to read lesson 11, that is A Shipwrecked Sailor by Daniel Defoe. So dear students, जो टेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो डैनियल डिफो के फेमस नॉवल यानी कि उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो से लिया गया है। इसमें हम पढ़ेंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो की जहाज़ जब समुद्र में डूब गई या फिर नष्ट हो गई थी एक भयानक तूफान में, तो वो किस प्रकार अपने आप को बचाकर एक निर्जन टापू पर पहुंचते हैं और वहां पर अपने परिश्रम और बुद्धि के इस्तेमाल से उस टापू को यानी कि द्वीप को अपने रहने लायक बनाते हैं। सो लेट्स सी अबाउट द ऑथर एंड द टेक्स्ट। डैनियल डिफो 1660 to 1731 was an English writer and journalist. डैनियल डिफो जिनका जन्म 1660 में हुआ था और मृत्यु 1731 में हुआ था, वो एक लेखक और संवादिक थे। ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो। वे अपने उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। फेमस का मतलब होता है पॉपुलर होना। अ prolific and versatile writer, Defoe is also known for pamphlets and journals on various topics. रॉबिन्सन क्रूसो एक बहुत ही प्रतिभावान और बहुमुखी लेखक थे। यहाँ पर आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं, एक है प्रोलिफिक और दूसरा है वर्सेटाइल। तो प्रोलिफिक का मतलब हो रहा है प्रोडक्टिव और वर्सेटाइल का मतलब हो रहा है रिसोर्सफुल। वे अपने पैम्फलेट्स और जर्नल्स जो उन्होंने बहुत सारी टॉपिक्स पर लिखे थे उसके लिए भी प्रसिद्ध थे। द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अडैप्टेड फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ डैनियल डिफो's famous novel Robinson Crusoe and tells us how Crusoe, after being shipwrecked, found himself on a dismal island. It also gives us an inspiring account of how he makes the island habitable with his hard work. यहाँ पर shipwreck का मतलब हो रहा है loss or destruction of a ship due to any reason like storm or collision etc. Second word है वो है dismal, उसका मतलब होता है desolate. The third word is habitable, उसका मतलब होता है रहने लायक। On September 30th, 1659, I, miserable Robinson Crusoe, being shipwrecked during a violent storm, came on shore on this dismal island. 30th September 1659 के दिन आई यानी कि यहाँ पर जो है वो है रॉबिन्सन क्रूसो और वही नरेटर भी है, तो उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, दयनीय थी यानी कि मिजरेबल थी। ही वॉज वेरी अनहैप्पी। अब क्यों थी उनकी ये कंडीशन? क्योंकि जिस जहाज़ में वो यात्रा कर रहे थे वो एक भयानक यानी कि वायलेंट मतलब होता है भयानक तूफान में नष्ट हो गया था। शिपरेक्ट मतलब नष्ट हो गया था, वो जहाज़ नष्ट हो गया था। कैसे? एक भयानक तूफान में फंसकर। और उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो एक निर्जन डिस्मल यानी कि आइसोलेटेड या फिर एकांत आइलैंड पर समुद्र के किनारे पर उस दिन पहुंच गए थे। आई कॉल इट द आइलैंड ऑफ डेस्पेयर। मैंने उस आइलैंड का नाम दिया आइलैंड ऑफ डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है ऐसी जगह जहां कोई आशा की किरण नहीं हो यानी कि होपलेसनेस। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड एंड द रेस्ट ऑफ माई शिप्स कंपनी वॉज ड्राउन्ड। मैं तो प्रायः मर ही चुका था और मेरे दूसरे साथी जो उस जहाज़ पर थे वो सारे ही डूब यानी कि ड्राउन्ड गए थे। आई हैड नीदर फूड, हाउस नॉर क्लोथ्स। रॉबिन्सन क्रूसो बोल रहे हैं कि उस आइलैंड पर मेरे खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था और पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं था। I feared I would be devoured by wild beast. Devoured का मतलब होता है जल्दी खाना, wild मतलब आपको पता है जंगली, beast मतलब होता है जानवर। मुझे डर था कि जंगली जानवर मुझे अपना शिकार बना लेंगे, खा जाएंगे। कैसे खा जाएंगे? जल्दी
जल्दी। When night came, I slept in a tree for fear of wild creatures. जब रात हुई तो मैं एक पेड़ पर सोया। क्यों? जंगली जानवरों से डर के कारण। It rained all night. उस रात पूरी रात बारिश हुई थी। The rain continued through the next day with gusts of wind. दूसरे दिन भी बारिश लगातार होती रही और बारिश के साथ में ज़ोरों की हवा भी चल रही थी। Gusts of wind का मतलब होता है ज़ोरों से हवा चलना। Only a wreck of my ship was to be seen at low water. समुद्र के किनारे जहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं था वहाँ पर मैंने अपने जहाज़ के टूटे हुए एक हिस्से को देखा। I swam to the wreck to rescue and secure for my survival some food and other provisions. मैं तैर करके उस जहाज़ का जो टूटा हुआ भाग था या अवशेष था वहाँ पर पहुँचा। क्यों पहुँचा? बचे हुए चीज़ों को बचाने के लिए और हासिल करने के लिए, जैसे कि फूड, खाना और दूसरी चीज़ जिससे मैं सरवाइव कर सकूं या बच सकूं। यहाँ रेस्क्यू का मतलब है बचाना, सिक्योर मतलब होता है हासिल करना और प्रोविजंस का मतलब होता है बाकी सामग्री, सामान। I was able to collect some wood, cable, string, a knife, nails and a gun. मैं जब वहाँ गया तो मुझे वहाँ पर क्या क्या मिला? वहाँ पर मुझे कुछ लकड़ी, तार, रस्सी, एक चाकू, नेल्स और एक गन मिला। I also collected a hammock and some canvas with which I made a tent. सिर्फ इतना ही नहीं पर वहाँ पर मुझे हैमॉक भी मिला। हैमॉक क्या होता है? झूला, जो बीच पर आपने देखा होगा। और वहाँ मुझे कैनवास भी मिला। कैनवास होता है मोटा कपड़ा, जिससे कि मैंने अपना टेंट बनाया। I got some ink and paper. मुझे वहाँ कुछ पेपर और इंक भी मिले। I also found some money, but they were useless to me in this barren island. मुझे वहाँ कुछ पैसे भी मिले, पर ये पैसे मेरे लिए इस बैरन आइलैंड यानी बंजर द्वीप पर किसी भी काम के नहीं थे। बैरन का मतलब होता है बंजर, ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई भी फसल को नहीं उगाया जा सकता है। I was some 100 leagues out of the ordinary course of the trade of mankind. उस द्वीप पर मेरे लिए वो पैसे का कोई मोल नहीं था, क्योंकि मैं उस पैसे से कुछ खरीद ही नहीं सकता था। क्यों नहीं खरीद सकता था? क्योंकि मैं सभ्य जगत जहाँ पर पैसों का व्यवहार व्यापार के लिए और बहुत कुछ के लिए किया जाता है, वहाँ से 100 लीग्स यानी कि ये है एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं वहाँ से बहुत दूर था जहाँ पर पैसे का कोई मोल नहीं था। I was convinced I had to spend the rest of my life alone in this wild, desolate island. मुझे इस बात का भरोसा हो गया था कि अब मुझे पूरी ज़िंदगी इसी जंगली और एकांत द्वीप पर बितानी पड़ेगी। I searched long for a place of safe habitation. मैंने बहुत देरी तक अपने रहने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश की। I found a little plain on the side of a rising hill. Rising hill का मतलब है छोटा पहाड़ जो बहुत ज़्यादा ऊंचा ना हो। तो उस ऊंचे हिल के साइड में मुझे छोटी सी समतल जगह मिली। On the rocky wall of the hill there was a hollow place worn in like the entrance to a cave. और हिल के पथरीली दीवार पर एक खोखला यानी कि हॉलो जगह बना हुआ था जो लग रहा था कि वो केव का प्रवेश द्वार था। On the flat of the green just before this hollow I resolved to pitch my tent. Resolve का मतलब होता है डिसाइड करना। तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर हिल था जो ऊंचा था, उसके साइड में थोड़ा समतल जगह था
हिल ऊंचा था तो जंगली जानवरों का वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल था, और अंत में हिल के पथरीली दीवार पर खोखला जगह था जो गुफा के प्रवेश द्वार की तरह लग रहा था, और प्लेन हरा भरा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना टेंट यहीं बनाऊंगा। I cut the wood I collected into stakes. I drove them into the ground in a semicircle around my tent. मैंने जो लकड़ियाँ इकट्ठा किया था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, फिर मैं उन्हें खींचकर लाया और सेमी सर्कल के आकार में मैंने अपने टेंट के चारों तरफ उसे ज़मीन में गाड़ दिया। The stakes stood 6 inches apart from each other. 2 खंभों के बीच में 6 इंचेस की दूरी थी। I put the cables I had rescued from the ship around the stakes in the manner of a fence. फिर मैंने उन तारों को जिन्हें मैंने इकट्ठा किया था उन्हें एक खंभे से दूसरे खंभे फिर तीसरे खंभे से बांध दिया, और इस प्रकार मैंने एक फेंस यानी कि बाउंड्री बना दिया। I used a short ladder to go over the fence. उस फेंस में कोई गेट नहीं था, इसलिए मैंने एक छोटी सी सीढ़ी का इस्तेमाल किया फेंस के उस पार जाने के लिए। Once in, I withdrew the ladder after me so that I was completely fortified against the world outside. एक बार बाउंड्री के अंदर आने के बाद उस लैडर को अंदर ले लेता था, और इस प्रकार मैंने अपने लिए किला बनाया था, फोर्ट बनाया था अपने आप को बाहरी दुनिया से बचाने के लिए। बाहरी दुनिया आउटसाइड वर्ल्ड मतलब जंगली जानवरों से भरा हुआ जो द्वीप था उससे बचाने के लिए। Into this tent I brought all my stores and provisions. इस टेंट में उन सभी चीज़ों को जिसे मैंने इकट्ठा किया था ले आकर के मैंने रख दिया। After I had been on the island for 10 or 12 days, it occurred to me that I would lose the measure of time. मेरे इस आइलैंड पर 10 से 12 दिन रहने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं समय का हिसाब भूल जाऊंगा। तो ऐसा क्यों लगने लगा था? क्योंकि मेरे पास ना तो घड़ी थी और ना ही कैलेंडर था। To prevent this, I cut with my knife upon a large post the date of my landing. I put a notch with my knife for every day. Notch का मतलब होता है निशान। इसे रोकने के लिए मैंने अपने चाकू से एक बड़े से पोस्ट पर अपने उस आइलैंड पर आने का तारीख लिख दिया, और हर रोज़ उस पर एक निशान बनाता रहा ताकि मैं समय के हिसाब को याद रख सकूं। After a long spell of rain, I saw some fair weather around 7th November. 7th November को बहुत दिनों के बारिश के बाद मैंने देखा कि मौसम में थोड़ा सुधार हुआ था। I spent the next couple of days making small wood boxes to keep my provisions dry from the rain. मैंने अगले कुछ दिनों तक लकड़ी के बॉक्सेस को बनाने में लगाया ताकि मैं अपने सामान को बारिश में भीगने से बचा सकूं। Among the things I rescued from the ship, there was a small bag of corns meant for poultry feed. मैंने जहाज पर से जिन जिन सामान को हासिल किया था उसमें एक छोटा बैग था जिसमें हंसों और मुर्गियों के खाने के लिए कुछ कॉर्न्स थे। पोल्ट्री का मतलब हो रहा है हंसों और मुर्गियों का समूह, और कॉर्न्स का मतलब होता है मक्के का दाना। मोस्ट ऑफ इट हैड बीन डिवोर्ड बाय रैट्स। इसमें से अधिक भाग ही चूहों ने खा लिया था। आई सॉ नथिंग बट हस्क्स एंड डस्ट्स इन द बैग। मुझे उस बैग में से सिर्फ भूसी और छिलका ही मिला। हस्क का मतलब हो रहा है आपका भूसी और डस्ट का मतलब हो रहा है छिलका। आई एम्प्टीड द कंटेंट्स आउटसाइड माई वॉल। एम्प्टीड मतलब हो रहा है खाली करना। मैंने उस बैग को अपने दीवार के बाहर झाड़ के खाली कर दिया था। दिस वॉज अ लिटिल टाइम बिफोर द ग्रेट रेन्स। ये बात बारिश आने के कुछ दिन पहले की है। A month later, I discovered
green stalks shooting out of the ground. 1 महीने के बाद मैंने यह खोज किया कि मिट्टी में से छोटे छोटे हरे अंकुरियां निकल आई थी, यानी छोटे छोटे पेड़ निकल आए थे. I was astonished to discover it was perfect green barley. मैं यह देखकर आश्चर्य हो गया था कि ये शुद्ध हरा बार्ले था. By the June of 1660, I had gained security of food and shelter. जून 1660 तक मैंने खाना और आश्रय दोनों को ही सुरक्षित कर लिया था. In this same month, I developed a high fever and lay weak and thirsty. उसी महीने मुझे तेज बुखार हो गया था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था और भूखा और प्यासा सोया रहता था. I recovered around 30th and gradually felt stronger than the day before. 30th जून के करीब मैं ठीक हो गया और धीरे धीरे आगे वाले दिन से अब मैं ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर रहा था. On 15th of July, I took a more particular survey of the island. 15th जुलाई को मैंने उस द्वीप पर विशेष भ्रमण किया या फिर खोजबीन किया. Around 2 miles up, I found a brook with pleasant meadows by its bank, plain, smooth and covered by grass. यहाँ पर ब्रूक का मतलब हो रहा है नदी और मीडोज का मतलब है घास का मैदान. 2 मील ऊपर जाने पर मैंने एक नदी देखा और उसके किनारे सुंदर मीडोज थे. मीडोज मतलब मैदान. मीडोज थे जो समतल, चिकना और घास से ढका हुआ था. इन अ वुडी पार्ट आई फाउंड मेलन्स इन ग्रेट एबेंडेंस. पेड़ पौधे जहाँ पर ज़्यादा थे वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत अधिक मात्रा में तरबूज और अंगूर के पेड़ थे. द ग्रेप्स वर राइप एंड रिच. अंगूर पके हुए और रसीले थे. Further into the land, I found a great number of cocoa, orange and lemon trees. और अंदर ज़मीन पर मैंने देखा कोकोआ, ऑरेंज और नींबू के पेड़. I carried great parcels of fruit homeward and the journey took me 3 days. मैंने बहुत सारे फलों का पार्सल बनाया और घर की तरफ यात्रा करने लगा जिसमें मुझे 3 दिन लग गए थे. I was tempted to transfer my habitation to this valley of fruits. मैं इस वैली ऑफ फ्रूट्स में अपने रहने का स्थान बदली करने के लिए आकर्षित हुआ था. टेम्पटेड का मतलब होता है आकर्षित होना. I did not because I still hoped to be rescued by some passing ship on the sea. पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे अभी भी आशा थी कि कोई जहाज़ जो वहाँ से जब समुद्र से गुजरेगा और मुझे देखेगा तो मुझे ज़रूर बचा लेगा. I did not want to enclose myself in hill and woods. मैं अपने आप को इस जंगल में और इस हिल पर बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता था. 10 months had passed since I had set foot on this island. इस द्वीप पर मैंने जब से पांव रखा था तब से अब तक 10 महीने बीत चुके थे. Previously, I had no lamp after dark. पहले मेरे पास अंधकार को मिटाने के लिए कोई लैम्प नहीं था. I collected a little tallow and a small clay dish. टैलो का मतलब हो रहा है जानवर का चर्बी जिसे कैंडल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ जानवरों के चर्बी जिससे मोमबत्ती बनाया जाता है और एक मिट्टी के बर्तन को हासिल किया. टू दिस आई एडेड अ विक. विक का मतलब होता है बाती और इसमें मैंने बाती लगा दिया. आई हैड दस मेड माई सेल्फ अ लैम्प. और इस प्रकार मैंने अपने लिए एक लैम्प बना लिया था. I now began to seriously
कंसीडर द सर्कमस्टांस आई वॉज reduced टू। अभी मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा था उसके बारे में मैंने गंभीरता से चिंता करना शुरू किया। आई डिसाइडेड टू डिस्क्राइब माई स्टेट ऑफ अफेयर्स इन राइटिंग। मैंने डिसाइड किया कि मैं हर रोज़ जो काम करता हूँ उसके बारे में मैं लिख कर रखूँगा। आई बिगैन टू कीप अ जर्नल ऑफ एवरी डेज एम्प्लॉयमेंट। मैं हर रोज़ जो भी काम करता था उसे जर्नल में लिखने लगा। आई कुड नॉट इंक्लूड ऑल पर्टिकुलर्स बिकॉज ग्रेजुअली आई रैन आउट इंक। मैं सब कुछ जो मैं करता था उसके बारे में मैं लिख नहीं सका क्योंकि धीरे धीरे मेरा इंक ख़त्म हो गया था। आई फाउंड बाय द नॉचेस आई कास्ट ऑन द पोस्ट इट वॉज September 30th अगेन। मैंने देखा उस खूंटी पर यानी कि पोस्ट पर जिस पर मैं नाइफ यानी कि चाकू से निशान लगाता था कि फिर से 30th सितंबर का दिन आ गया था। आई हैड स्पेंट 365 days ऑन दिस आइलैंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने इस द्वीप पर 365 days बिता दिया था। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आपके लिए मैं बनाऊं उसके बारे में आपको पहले से ही पता चल जाए।